वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आखिर नेपाल गोरखा पैक्ट जो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिशेस और नेपाल के बीच 1947 में हुआ था, उसको क्यों हटाना चाहता है और नेपाल के आर्मी पाकिस्तानी आर्मी से क्यों इंस्पायर हो रही है। जी हाँ, ये दोनों न्यूज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और इसको अच्छे से समझने के लिए आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहला चीज है कि नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं प्रदीप ग्यावली, उन्होंने नेपाल, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो 1947 में गोरखा पैक्ट हुआ था, उस गोरखा पैक्ट को क्या बोले कि ये गैर जरूरी और फालतू है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब किस मायने में फालतू है मैं ये बताता हूँ। इस एग्रीमेंट के तहत इंडियन आर्मी में गोरखा काम करते हैं। जी हाँ, और कुछ इसी एग्रीमेंट के तहत ब्रिटिश आर्मी में काम करते हैं जिनकी संख्या लगभग 500 है। जी हाँ, लेकिन इंडिया में जो गोरखा काम करते हैं वो लगभग 40,000 की संख्या में है। पर नेपाल ने ऐसी बातें क्यों बोली है? हालांकि इससे पहले जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं वो ये बातें भी बोल चुके हैं कि कोई भी सॉवरन स्वतंत्र कंट्री के लिए, स्वतंत्र नेशन के लिए ये बात शोभा नहीं देता है कि उसके लोग दूसरे देशों के आर्मी में जाके काम करें। हालांकि अब उनको सोचना है कि जब चाइना उनके यहाँ के गवर्नमेंट बनवा रहा है, कौन राज करेगा नेपाल पे, ये सारी काम कर रहा है, तो उनका देश कितना स्वतंत्र रह गया है अब वो तो वही जाने। आखिर ये सारी चीजें हुआ क्या है मैं ये बताता हूं कि जब आप सभी जानते हैं सुगौली की लड़ाई में संधि हुआ 1816 में, और उससे पहले नेपाल के जो आर्मी हार गई, और नेपाल के आर्मी हारने के बाद जो सुगौली की संधि हुई, उसके बाद क्या हुआ कि नेपाली गोरखा बहादुरी से लड़े। मैं उनको एडमायर करता हूँ। उसके लिए वहाँ के ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, उनके लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया और वे वर्ल्ड वार सेकेंड, वर्ल्ड वार फर्स्ट, ये सब में अपनी वीरता का परिचय दिए। और जब इंडिया आज़ाद हुआ तो दोनों के सैनिकों का बंटवारा हुआ। तो गोरखा कैसे बटेंगे, ऑब्वियसली है। तो गोरखा 3 पार्टी वहाँ हुआ, इंडिया हुआ, ब्रिटिशेस हुआ और नेपाल हुआ। उसके तहत लाखों की संख्या में, लगभग 1 लाख की संख्या में गोरखा इंडिया को मिले और कुछ ब्रिटेन को मिले। तब से ये नियम रही है कि गोरखा इंडिया के जो आर्मी है उसमें भर्ती होते रहे हैं। और अभी के समय में 40,000 गोरखा हैं। जी हाँ, 40,000 गोरखा हैं और लगभग इससे दुगना 80,000 की संख्या में पेंशनर हैं। जो सैनिक रिटायर हो जाते हैं वो पेंशनर नेपाल में है। और विडोअर, जो सैनिक बूंडेड हो गए, जो सैनिक बूंड हो गए, जिसके ऑफिसर सैनिक मारे गए, उनकी पत्नी लगभग 11,000 है, विधवाएं, उसको भी इंडियन आर्मी पेंशन देती है। नेपाल में जाके पेंशन देती है, और सिर्फ पेंशन ही नहीं देती है, नेपाल में जाके वेलफेयर प्रोग्राम भी चलाती है इंडियन आर्मी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जिससे नेपाल के लोगों का स्तर सुधर सके। अब मैं आपको यह बताता हूं कि नेपाल का जो टोटल रिमिटेंसेस है, जी हाँ, नेपाल के बाहर से जितने, पूरा दुनिया से जितना लोग कमा के भेजते हैं वो लगभग $8 बिलियन है। पिछले साल के अगर देखें तो $8 बिलियन है। और सिर्फ इंडिया नेपाल में जाके नेपाल के जो नागरिक, जो सैनिक यहाँ काम करते थे, उनके पेंशन में इंडिया $12 बिलियन देता है। जी हाँ, जितना रिमिटेंसेस बाहर से कमा के लाते हैं उससे ज्यादा पेंशन देता है इंडिया। और इंडिया कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि हमारे सोल्जर हैं, नेपाली सोल्जर हैं, नेपाल से आके हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, दोनों को इक्वल राइट्स देता है। फिर भी नेपाल अगर आमदा हो गया है कि हम अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे तो मारेगा, कौन रोकेगा उसको। इसके लिए उन्होंने फालतू बताया है। और नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फरवरी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ऑलरेडी सूचित किया गया था कि हम इस एग्रीमेंट को रिव्यू करना चाहते हैं। और रिव्यू करने के बाद ऑब्वियसली क्या होगा, रिव्यू करना चाहते हैं, और इन्हें ये बातें फरवरी में ही बोल दी गई है ब्रिटेन को। अब इसमें इंडिया एक पार्टी है, हालांकि केपी ओली कुछ भी कर सकते हैं, ये सारी बातें चाइना के शाह पे हो रहा होगा, ये भी संभव है। और उन्होंने एक बात और भी बोली नेपाल के विदेश मंत्री ने कि इंडिया ने क्या किया है, काला पानी डिस्प्यूट पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो क्या रिस्पॉन्स देगा? आपने तो जो मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ था जिससे बॉर्डर डिस्प्यूट हल होते हैं उसको बाईपास करके नया मैप बना दिया, तो इंडिया क्या देगा आपको? अब आते हैं दूसरी बात पे। नेपाल की जो आर्मी है अभी तक छोटे छोटे बिजनेसेस में अपना वो करती थी, इन्वेस्टमेंट करती थी। हालांकि आर्मी का काम क्या है? आर्मी का काम है अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करना, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना
और अगर कहीं से बाहर से एग्रेशन होता है तो उसको डिफेंड करना, और इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, खुफिया जानकारी जुटाना, और डिजास्टर के समय जब डिजास्टर होता है तो हम अपने सैनिकों को बचाना, अपने सैनिकों को बचाने के साथ साथ अपने नागरिकों को भी बचाना, जिससे कि उनको कम से कम लॉस हो। लेकिन नेपाली आर्मी ने क्या करना शुरू कर दिया है, जो वेलफेयर फंड मिलता है आर्मी को, जो उनके पास लगभग अभी $40 बिलियन है, बहुत दिन से जमा होते होते बैंक में जमा करते जाते हैं। वेलफेयर वाले काम करते हैं कि नहीं करते से तो वही जाने। तो लेकिन अभी तक वो किस में इन्वेस्ट करते हैं, बोतल वाला जो पानी मिलता है वो नेपाली आर्मी बनाती है। जी हाँ, उसमें इन्वेस्टमेंट है, स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट है, फ्यूल्स में इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो बड़े कंपनीज होते हैं, इंटरप्राइजेज होते हैं, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि नेपाल तराई वाला एरिया है, पहाड़ी वाला एरिया है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनको आज़ादी नहीं है। इसलिए नेपाली आर्मी ने एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया और उसको गवर्नमेंट को दिया है। और उन्होंने बोला है, नेपाली आर्मी के जो लीगल एडवाइजर हैं वो ये बात बोले हैं कि ये फाइनली इसका जो है गवर्नमेंट इसको मान लेगा और ये बिल पास हो जाएगा नेपाल के संसद से, और तब नेपाली आर्मी ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगी, जहाँ से हाई रिटर्न्स हो। अभी भी नेपाल के आर्मी का बैंकिंग सेक्टर में, बैंक में ऑलरेडी पैसा जमा है जिससे इंटरेस्ट आता है, लेकिन अब बोलते हैं उससे हाई रिटर्न्स नहीं आता है। तो हाई रिटर्न्स के लिए वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, जो कि एक आर्मी का प्राइमरी काम नहीं होता। ये पाकिस्तानी आर्मी करते आई है। और आप सभी जानते हैं, जब आर्मी ये सब लड़ना छोड़ के आर्मी ये सब कामें करना लगे तो अपने देश को कमजोर करती है और अपने प्रोफेशनलिज्म को कमजोर करती है। जी हाँ, आर्मी अपने आप को कमजोर करती है। जैसे कि पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों, पाकिस्तानी आर्मी सुई भी बनाता है, सुनते हैं, सुई बनाता है, सारे चीजें वहां बनाता है। सबसे बड़ा जो उद्योग का घराना है वो आर्मी है, जिसके कारण क्या है, वहां के लोग की जिंदगी बद से बदतर हो गई है और आर्मी फलता फूलता जा रहा है। और ये भी कहा जाता है कि आर्मी सभी जगह, आर्मी के पास, देश के पास आर्मी होती है और पाकिस्तान में आर्मी के पास देश होती है। कहीं नेपाल में भी वही हाल ना हो जाए, क्योंकि दोस्ती बढ़ रही है तो नेपाल आर्मी इंस्पायर हो रही है। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मेरा खबर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।